बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे नून लीग के ख़िलाफ़ एहतसाब का दायरा तंग होता जा रहा है, एहतसाब का शिकंजा तंग होता जा रहा है, नून लीग के जो शरीफ ख़ानदान है, शरीफ माफिया को जैसे जैसे अपना अंजाम करीब नज़र आ रहा है, वैसे वैसे इनकी गैर मुल्की आकाओं के साथ, गैर मुल्की ताकतों के साथ, गैर मुल्की नुमाइंदों के साथ मुलाकातों में तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का जो मनसूबा इख्तियार किया गया, जिसके लिए पीडीएम और अपोजिशन का इत्तेहाद कायम किया गया, उस मंसूबे में भी तेज़ी आती जा रही है। मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बताया कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की और नवाज़ शरीफ के बेटों की कुछ भारतीय हुकूमत के आला ओहदेदारों से मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों की, खुफिया मुलाकातों की मज़ीद तफसील मंजर आम पर आ गई है। सीनियर सहाफ़ियों ने भी तस्दीक की है, हुकूमती नुमाइंदों ने भी तस्दीक की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावने ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इसकी तस्दीक की है। अब ये मुलाकातें किसने किसके साथ की, किस जगह पर हुई, इसकी डिटेल से हम आपको आगाह करेंगे। और दूसरा, नून लीग को इदारों के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गालम गलोच महंगी पड़ गई, बगावत का मुकदमा दर्ज, बड़ी गिरफ़्तारियों का फ़ैसला, और उसके साथ साथ शरीफ ख़ानदान का सियासी अंजाम करीब देखते हुए आसिफ अली ज़रदारी ने भी नवाज़ शरीफ से दूरी अख्तियार करने का फ़ैसला किया है। और इस हवाले से मुक़्तदर इदारों को अहम पैगाम ज़रदारी की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से पहुंचा दिया गया है। मैं आपको तफसील बताने से पहले एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक सीनियर सहाफ़ी ने मुझे बताया, जब नवाज़ शरीफ साहब हाई जैकिंग के मुकदमे में कराची की जेल में कैद थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा था और मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया था। उस वक्त जब उनकी पेशी होती थी, पेशी के दौरान वो उनके तमाम राब्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो गए थे और उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी पार्टी को और अपोजिशन की दीगर जमातों को ये कह दिया था कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, मैं जमहूरी हो गया हूँ, मैंने लड़ने का फ़ैसला कर लिया है, मैं किसी किस्म की अफ़ाम व तफ़हीम नहीं करूँगा, किसी किस्म का मुआहदा नहीं करूँगा। उस दौरान जब भी उनकी अपने वकील से मुलाकात होती थी, उस मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी भी पेशी के दौरान अदालत में मौजूद होते थे, तो वो अपने वकील से अपने ख़िलाफ़ चलने वाले मुकदमे की समाअत और उसके मेरिट्स का नहीं पूछते थे। वो सिर्फ ये पूछते थे कि आपकी हमज़ा से मुलाकात हुई? उनके वकील साहब कहते थे हाँ जी हुई। हमज़ा से आपने पता किया कि काम का क्या बना? बहुत बड़े हैरान होते हैं कि इनके ख़िलाफ़ इतना संगीन मुकदमा, बगावत का, हाई जैकिंग का और करप्शन के मुकदमात, इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस, लेकिन मियाँ साहब को अपने ख़िलाफ़ चलने वाले मुकदमात की कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। और वो बार बार हमज़ा का पूछते हैं, वो शहबाज शरीफ का नहीं पूछते, हसन हुसैन नवाज़ का नहीं पूछते, कुलसूम का नहीं पूछते, मरीम का नहीं पूछते, और वो पूछते काम का क्या बना। यानी कि जेल में भी उनको शायद अपने कारोबारी मामलात की पड़ी है। चंद दिन के बाद क्या हुआ कि रातों रात वो ब्रीफ केस भरे गए, और वो शोरा आफाक वीडियो आपने देखी होगी, ट्रकों के ऊपर ब्रीफ केस लादे जा रहे हैं और मियाँ साहब रातों रात जद्दा चले गए। और बाद में जब तफसीलात सामने आई तो पता चला कि मियाँ साहब जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने ख़िलाफ़ मुकदमात को नहीं फेस किया। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जो करप्शन चार्जेस थे, अपने ख़िलाफ़ हाई जैकिंग का जो मुकदमा था, उसके मेरिट्स को फेस करने के से हट कर उन्होंने जो ऐलान किया था लड़ने का, जमहूरियत को बहाल करने का, नज़रियाती बनने का, उस रास्ते पर चलने की बजाय उन्होंने खुफिया तौर पर डील कर ली। और डील करके वो लंदन चले गए, और जद्दा चले गए। और जद्दा जब तक 10 साल रहे, जब भी उनसे ये सवाल किया जाता, कहते कि जी अल्लाह की शान है हमारे ऊपर, देखो अल्लाह ने अपने घर में बुला लिया। यानी कि मज़हब कार्ड का इस्तेमाल भी। अब बिल्कुल इसी तरह पहले इन्होंने कोशिश की कि खुफिया मुलाकातें करके आर्मी से, इस्टेब्लिशमेंट से अपने मामलात तय किए जाएँ। जब मामला तय ना हो सके, इनका माजी देखते हुए, इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, जब इनको इनका सियासी अंजाम दो चार करने का फ़ैसला कर लिया गया, अब इन्होंने भारतीय जो अनासर हैं, डेफिनेटली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस तरह भारत पाकिस्तान को सियासी तौर पे, सफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश करता रहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बबांगे दहल डंके की चोट पर यह कहते रहे कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे। पाकिस्तान को तो क्या आइसोलेट करना था, अफ़गानिस्तान में भी उनको मार पड़ी, ईरान में भी उनको मार पड़ी, बांग्लादेश भी उनके हाथ से निकल गया, नेपाल भी उनके हाथ से निकल गया, चीन के साथ तनाज़ा, भारत खुद खित्ते में आइसोलेट हो गया। जब उनका ये मंसूबा नाकाम हुआ तो उन्होंने
पाकिस्तान में मौजूद जो अपने एजेंट थे उनको एक्टिव कर दिया। अब ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, मैं आपको दोहराए देता हूँ, इनमें से कोई एक बात भी मैं अपने तौर पर नहीं कर रहा। भारतीय मेजर गोरा वारिया जिसने जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ स्टोरी की, वो स्टोरी अहमद दुरानी ने उठाई और अब तक उसका बयानिया किस तरह से मुश्तहर किया जा रहा है सीपेक के खिलाफ। गोरा वारिया ने 2 रोज़ कबल ये एतराफ़ किया है कि मेजर आसिम सलीम जनरल आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ जितना भी मुआद मिला वो मुझे पाकिस्तान में मौजूद जो भारत के मददगार हैं उन्होंने फराहम किया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में 15-20 हज़ार रुपये के अवज़ आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी तरह की मालूमात ले सकते हैं और उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अब सचिन जिंदाल के साथ शरीफ ख़ानदान के कारोबारी ताल्लुकात, भारतीय जो दीगर लोग हैं उनके साथ इनके कारोबारी ताल्लुकात, नरेंद्र मोदी का इनके नवासी की शादी के ऊपर बग़ैर वीज़ा के आना, मरी में सचिन जिंदाल के साथ मुलाकात, ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं। और शरीफ ख़ानदान की मिलों में भारतीय रॉ के एजेंटों का पकड़े जाना। अब मरियम नवाज़ ने जो 2 रोज़ कब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इंतज़ार किया। उनको जब सिग्नल मिला तो अपने एक MNA के घर जिसका नाम खोखर पैलेस है वहाँ गई। वहाँ इनकी भारत के मिलिट्री अताशी के साथ मुलाकात हुई। मिलिट्री अताशी मतलब भारत के जो यहाँ पर क्या कहते हैं पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के अंदर जो उनका अमला है उस अमले में एक मिलिट्री अताशी भी होता है। अब मिलिट्री अताशी के साथ इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद नवाज शरीफ की लंदन में भारत के जो हाई कमिश्नर हैं और भारत के हाई कमीशन में मौजूद जो सफारती एहलकार हैं उनके साथ मुलाकात हुई। उन तमाम मुलाकातों के बाद इनका लबो लहजा देख लें, इनकी टून देख लें और इनका तरीका वारदात देख लें, आपको सब समझ आ जाएगी डोरियां कहाँ से हिलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं, भारतीय एजेंट मेजर गोरा वारिया भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं और अब ये मुलाकात की तफसील भी आपके सामने आ गई है। अब जो इन्होंने इदारों को गालम गलोच करने का वतीरा अपनाया था, इदारों को बदनाम करने का वतीरा अपनाया था, उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। ये जनाब कैप्टन सफदर ने 2 रोज़ कबल गुजरांवाला में एक पार्टी मीटिंग थी। उस पार्टी मीटिंग में इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ गालम गलोच की। वहाँ पर जवेद लतीफ़ भी मौजूद थे। उस गालम गलोच करने के ख़िलाफ़ कैप्टन सफदर पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उस मुकदमे में एक लीगी MPA भी शामिल हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा करते हुए जरदारी बड़ा शातिर आदमी है, बड़ा तेज़ आदमी है, उसने अंदाज़ा कर लिया कि नवाज़ शरीफ किस रविश पर चल रहा है और इस रविश का अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा। अब जरदारी ने मुख्तदर हलकों को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेज दिया है कि मैंने नवाज़ शरीफ से दूरी इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। नवाज़ शरीफ और फजलुर रहमान जो स्ट्रीट एजिटेशन करना चाहते हैं, जो सियासी इंतशार करना चाहते हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका साथ नहीं देगी और मैं किसी सूरत भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, सलामती के ख़िलाफ़ मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता। पीपल्स पार्टी से दूरी इख्तियार करेगी, वो कोई गैर जमहूरी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगी। अब सबको मालूम है कि जरदारी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, उनके ख़िलाफ़ करप्शन मुकदमात बिल्कुल क्लियर कट हैं और ये तो अल्टीमेटली जरदारी ने जेल जाना ही जाना है। अब जरदारी अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तान के हमदर्द बनने का ड्रामा कर रहे हैं। ये थी कुछ अहम डेवलपमेंट्स और आज की बड़ी ख़बरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।